नमस्कार। आभास पॉडकास्ट में आज जिस मेहमान से मैं आपको मिलवाने वाली हूँ वो हैं डॉक्टर अंजलि अग्रवाल। डॉक्टर अंजलि अग्रवाल पीछे 30 सालों से 30 इयर्स से डिसेबिलिटी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं। वो पायनियर रही हैं एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए हमारी कंट्री में, और उन्होंने बहुत काम किया है यूनिवर्सल डिज़ाइन एंड एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स में। उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वो को फाउंडर हैं, समर्थ्यम। समर्थ्यम भी पर्सन्स फॉर डिसेबिलिटीज के लिए काम करता है। यूएन में भी कई बार भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं अंजलि। और ये नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीएसओ कमेटी की मेंबर हैं। अंजलि अग्रवाल को कई पुरस्कार मिले हैं, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल अवार्ड भी शामिल है। 2003 में इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। अंजलि अग्रवाल ने बहुत सारे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को फ्रेम करने में, उन्हें ऑथर करने में गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है, जैसे नेशनल बिल्डिंग कोड और हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस। इस तरह के बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने फ्रेमवर्क उनका करने में मदद की है। इसके साथ साथ उन्होंने डिजास्टर रिलीफ रिडक्शन को इंक्लूसिव बनाने में बहुत योगदान दिया है, और वो हमेशा एक प्रोएक्टिव रोल अपनाने को तैयार रहती हैं। वो कहती हैं कि मेरी जो डिसेबिलिटी है उसने मुझे यूनिक अपॉर्चुनिटी दी है ताकि मैं लोगों के लिए एक्सेसिबिलिटी एरिया में काम कर सकूं। और वो कभी भी मुश्किलों से घबराई नहीं है। एडवर्स सिचुएशन को एक्सेप्ट करने में सबसे आगे रहती हैं। पर्सनल लेवल पे अंजलि बहुत एडवेंचरस नेचर की हैं। एक बहुत बड़ी फूडी हैं जैसे वो खुद कहती हैं, और उन्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है। तो आइए मिलते हैं अंजलि से। तो नमस्कार, आभास पॉडकास्ट में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको अंजलि से मिलाने वाली हूँ। डॉक्टर अंजलि अग्रवाल मेरी बहुत पुरानी जानकार हैं, और इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है कि किस तरह से आप कोपिंग अप कर सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो अंजलि, वेलकम टू आवर शो। Thank you so much, Abha. It's great connecting with you on podcast, and I look forward कि हमारे और भी जो आपस में जो क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे उससे हमारे व्यूअर्स एंड ऑडियंस को फायदा मिलेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अंजलि, आपने समर्थ्यम की आप को फाउंडर रही हैं, इसको 30 इयर्स हो गए अब। तो जब आपने समर्थ्यम को स्टार्ट किया था एट द बिगनिंग, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि उस समय 30 साल पहले तो कोई एक्सेसिबिलिटी के बारे में इंडिया में सोचता ही नहीं था। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया? क्योंकि कहीं तो कोई ट्रिगर पॉइंट होगा कि आप एक्सेसिबिलिटी के एरिया में काम करेंगी। तो वो ट्रिगर क्या था? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं शुरू से एक बहुत ही एविड ट्रैवलर रही हूँ, घूमने का बहुत शौक रहा है। और ये जो ट्रिगर था कि सुगम्यता के ऊपर काम करना, वो तब शुरू हुआ जब हम लोग कुछ फ्रेंड्स मूवी देखने गए थे दिल्ली में। और वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने कहा था कि ऐसी हालत में आप घर पे बैठ के वीसीआर देखो, आप आए क्यों? तो वो मुझे एक पिंच कर गया पॉइंट कि ये कैसे कह सकता है कि आप क्यों आए हो? जो आप घर पे बैठ के देखते हो और जो बाहर फ्रेंड्स के साथ मस्ती करके देखते हो, उन दोनों चीजों में अंतर है। और एक ह्यूमन राइट है जिसके आप मना नहीं कर सकते हो। तो वहां उस समय ये महसूस हुआ कि ठीक है, सुगम्यता के ऊपर काम करना है और प्रोफेशनली करना है, उन एंगल्स को समझना है, उन कानूनों को समझना है जिसकी वजह से हर व्यक्ति को घूमने का, आगे बढ़ने का, पढ़ाई करने का, काम करने का मौका मिल सके। बस वो एक ट्रिगर था। और उसके बाद आई थिंक इट वाज वे बैक इन 1991, और आज तक देयर इज नो लुकिंग बैक। 33 इयर्स हो गए हैं और बहुत सारी चीजों में चेंज लाए हैं हम लोग। तो वो एक खुशी है एक कि हम ये कर पाए हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सी जगह को एक्सेसिबल बनाने में, या लोगों को ईज करने में, उनका ईज ऑफ लिविंग के लिए जो भी आपने काम किया, तो व्हाट वाज दैट मोमेंट जो आपको सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब हो? दो मोमेंट्स बताना चाहूंगी। सबसे पहला तो जो हमने दिल्ली हाट में काम किया था, बिकॉज मैं एक एंटरप्रेन्योर रह चुकी हूँ और मैं दिल्ली हाट में अपनी एग्जीबिशंस भी लगाती थी। और दिल्ली हाट उस समय सुगम्य नहीं था, मैं बात कर रही हूँ 2002 की।
और फर्स्ट टाइम जब मैं अपना एग्जीबिशन का प्रोडक्ट्स लेके वहां पर गई और मैं व्हीलचेयर भी यूज करती थी, तो बड़ी दिक्कत हुई। तो उस समय जो दिल्ली हाट के जो आर्किटेक्ट रहे मिस्टर प्रदीप सचदेवा, वो उनको हमने मेल करा और उनको बुलाया। और वो जब आए और उन्होंने मतलब एकदम जब मुझे देखा तो एक बार शॉक में आए कि ये लोग भी बाहर निकलते हैं, ये लोग भी घूमने आते हैं। मतलब उन्होंने उसको चीज को एक्सेप्ट किया। बट देन व्हाट ही डिड वाज कि हमारा एक मेजरिंग टेप था, वो लेके फटाफट विंडो टिकट विंडो नापने गए, टॉयलेट्स को देखने गए और आके बोले हाँ ये एक्सेसिबल नहीं है एंड वी वांट योर इनपुट। तो उस समय से लेके आज तक हम लोग मतलब डिजाइनिंग, आई रिमेम्बर मैं बुटीक रन करती थी, डिजाइनिंग क्लोथ्स टू डिजाइनिंग बिल्डिंग्स, एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था मेरे लिए जिंदगी में। बट देन आई लर्न कि बहुत सारी चीजें ऐसे इंपॉर्टेंट है जो हमें करने की जरूरत है। सेकेंड इंस्टेंस जो मैं बताऊंगी वो बहुत दिल को छूने वाला है। हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग भी करते हैं। तो मैं अपनी एक ट्रेनिंग में झारखंड में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर्स को ट्रेन कर रही थी कि किस तरह से सुगम्य इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। हम्म। उसके 2 हफ्ते बाद मेरे पास एक व्हाट्सएप आया और उसमें एक मिशन ने, एक लेबर ने एक कुएं के ऊपर रैम्प बनाया था और ओ, उस पे हैंड ब्रेक लगा। हाँ, वाह। मुझे भी देख से थोड़ा लगा कि ये कर क्या रहा है। और मैंने उसको कॉल किया फिर, और उसने मुझे बताया मैडम बहुत सारी महिलाएं जो यहाँ ओल्ड एज की हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो पानी भरने के लिए आती हैं। तो उनको सीढ़ियों पे पानी की मटकी या बाल्टी लेके चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है। इस वजह से उसने वो रैम्प बनाया जिसमें रेलिंग भी थी, और वो इतना दिल को छुआ। आई थिंक वो मेरे लिए बेस्ट अवार्ड था जिंदगी का, इससे बढ़िया अवार्ड नहीं हो सकता। सच में, सच में। क्योंकि एक आप मतलब हर एक इंडिविजुअल तक वो एक्सेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट पहुंचा सकी, और वो भी ऐसे एरियाज में जहां पर अवेयरनेस बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। दैट इज रियली कमेंडेबल, वंडरफुल। तो लेकिन जब अंजलि आप 18 साल की थी, जब आपको लिम्ब girdle मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिटेक्ट हुई, तो उस समय एक टीन एज में एक बहुत सपने होते हैं, आगे बढ़ना है, ये करना है, फ्यूचर प्लान्स होते हैं, बहुत लेवल्स के होते हैं। तो जब ये डिटेक्ट हुआ तो आपने मेंटली जरूर अपसेट हुई होंगी, दैट इज नेचुरल। तो आपने कोपिंग अप अपनी कैसे सीखी, कैसे मैनेज किया, आपके आपकी फैमिली ने कैसे मैनेज किया? टेल यू द ट्रूथ, मैं बिल्कुल मेंटली अपसेट नहीं हुई। और अच्छा। ये सबको आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि मेरी एल्डर सिस्टर भी थी, उनको भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी और वो उस फेज से गुजर रही थी जब उनको प्रोग्रेशन ज्यादा था डिस्ट्रॉफी का। मेरे को जब महसूस होना शुरू हुआ फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, जब मैं बस में चढ़ना उतरना होता था, या अपने मेरे पास बीएससी ऑनर्स था, तो मैं जब साइंस की लैब्स तक फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे चढ़ती थी तो चढ़ने में दिक्कत होती थी। तो महसूस होता था। बट मैं छुपाती जाती थी, अपनी फ्रेंड्स को कहती थी आज मैं टॉयलेट में गिर गई थी तो पैर फिसल गया था इसलिए मेरे को चढ़ने में दिक्कत हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। बट आई थिंक कोपिंग अप स्ट्रेंथ मुझे मेरी सिस्टर से मिली, क्योंकि वो शुरू से चाहती थी कि जो उनको हुआ है वो फैमिली में किसी को ना हो। हम्म। तो उन्होंने मुझे भरतनाट्यम डांसेस की क्लासेस में डाला। फिर इसके अलावा वो जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज होती थी, जैसे मैं थ्रो बॉल खेलती थी कॉलेज के टाइम पे, बैडमिंटन खेलती थी, प्रकाश पादुकोण के साथ खेला हुआ है, ही वाज जज इन वन ऑफ द इवेंट्स। तो वो जो मतलब जो एक वो खुशी थी जो मेरे अंदर थी, और सिस्टर ने मुझे वो मोटिवेशन दिया था कि करते रहो, जो भी करना चाहते हो करते रहो, कोई भी एक्टिविटी मत छोड़ना। क्योंकि हम्म। डिस्ट्रॉफी का एक पहला एक जो इशू है वो ये है कि जो भी चीज आप छोड़ देंगे आदत, वो छूट जाती है। तो वो कंटिन्यू रहा और काफी लंबे सफर तक रहा। जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, देन आई डिसाइडेड दैट आई नीड टू बी इकोनॉमिकली एम्पावर्ड, और मैंने एमएससी करने का नहीं सोचा। हम्म। इमीडिएटली मैंने बुटीक सेटअप किया, बिकॉज फैशन टेक्नोलॉजी में मैंने किया था अपना सारा ग्रेजुएशन का काम। जब मैंने बुटीक शुरू किया उस समय मुझे रियलाइज होना शुरू हुआ कि मटेरियल लेने जाना है, मार्केटिंग करना है, या कहीं एग्जीबिशंस लगानी है, उसमें बहुत दिक्कत आती थी। हम्म। और उन्हीं दिनों मेरे पेरेंट्स ने रियलाइज किया कि मैं क्योंकि मेरा फर्स्ट फ्लोर पे बुटीक था, तो उन्होंने रियलाइज किया कि मुझे चढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो एक उनको सेटबैक लगा, क्योंकि ऑलरेडी एक डॉटर को उनको है, और फिर मैं सेकंड डॉटर जिसको शुरुआत हो गई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की। बट आई थिंक द स्ट्रेंथ दैट आई गेन वाज फ्रॉम माय पेरेंट्स। और मैंने भी ये कोशिश की कि
मैं काम आगे करती रहूं और अपनी इस बारे में ज्यादा चिंता न करूँ कि मुझे डिस्ट्रॉफी है। अदरवाइज वो सिर पे और दिल पे हावी हो जाती है और मैं आगे नहीं बढ़ पाती। सो दैट वाज अ गुड स्ट्रेंथ, एंड आई थिंक द मैक्सिमम थिंग विच माय मदर हैज प्रोवाइडेड। मेरे फादर का भी मेरे को बहुत सपोर्ट रहा, बट मेरी मॉम ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि आप बिजनेस कर रहे हो, करते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाहर जाती थी, 15-15 दिन के लिए वर्कशॉप्स एग्जीबिशंस करती थी, उनको कोई मतलब रोक टोक नहीं थी। एंड आई थिंक दैट वाज माय स्ट्रेंथ, एंड वो ही मुझे आगे ले जाती है। बिल्कुल। तो आप अब इंडिपेंडेंट लिविंग की एग्जाम्पल है कि आप अकेले रहती हैं, मैनेज करती हैं चीजें। केयर गिवर ऑब्वियसली हैं, लेकिन अब सब कुछ आपको ही मैनेज करना है। चाहे चाहे अपना हाउस रेनोवेट कराना हो, जो भी करना है। तो वो आप दूसरे लोगों को क्या कहना चाहेंगी, कैसे प्रेरित करना चाहेंगी? क्योंकि मोस्टली जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज होते हैं, वो उनके अंदर ये उनकी साइकी में एम्बेड हो जाता है कि हमें हेल्प की जरूरत है, हम डिपेंडेंट हैं। तो वो उनमें एक तरह का डर आ जाता है। तो आपको देख के मुझे लगता है कि लोग बहुत प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे वो अकेले मैनेज कर सकते हैं। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक ये पुराना प्रोवर्ब है कि वेयर विद देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो डर को तो पहली बार निकालना होगा, डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। ये दो चीज मैं हमेशा सबसे कहती हूँ। अगर डर के जियोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और खुश होके जियोगे, एक्सेप्ट करके जियोगे, तो जिंदगी आसान हो जाती है। फिर राइट। आपके आसपास जो लोग हैं, जो भी आपसे जुड़े हैं, आपके केयर गिवर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, उनको भी वो फीलिंग देनी है कि आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ, एंड आई एम लिविंग अ लाइफ विच इज कंप्लीटली क्रेडिबल। और उसमें मुझे कोई अफसोस नहीं है इफ आई एम यूजिंग अ व्हील चेयर, और अगर मैं डिपेंडेंट हूँ अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग के लिए। तो वो एहसास ना करें और ना ही लाने दें। उससे बहुत चेंज आता है अपनी मेंटेलिटी में, अपने विल पावर में। और दूसरा जो होता है वो होता है कि आप एक माहौल बनाए। किस तरीके का, जैसे मैं आपने रेनोवेशन की बात करी, अभी मैंने वेरी रिसेंटली रेनोवेशन कराया ऑफिस और अपने घर का। 3 महीने लगे, बहुत बुरा हाल था। एंड सिंस आई एम एन एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट, तो मैं अपने घर को भी देख रही थी कि एक्सेसिबल बनाऊं। तो मुश्किलें हुई बहुत सारी। बट देन जनरली ये होता है कि अगर आप बैठ के बात कर लें, आप समझा दें कॉन्ट्रैक्टर्स को, इंटीरियर डिजाइनर्स को मैंने समझाया कैसे काम करना है, सो थिंग्स बिकम लिटिल इजी। टॉल ऑन द हेल्थ आता ही है, मेंटल जो प्रेशर है वो आता ही है, बट यू नीड टू एक्सेप्ट इट। या इंस्टेड ऑफ गोइंग नेगेटिव, यू हैव टू बी पॉजिटिव। या मैं यही मैसेज कर रहा हूँ। क्योंकि एजिंग के साथ जैसे हम लोग अब उम्र की इस आगे बढ़ रहे हैं, वी हैव लाइक क्रॉसिंग मिडिल एज। तो इस दौरान पे कोमॉर्बिडिटीज और सेकेंडरी मेडिकल इश्यूज भी आते हैं। तो उनको भी अकेले मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके केयर गिवर्स हैं वो उस हेल्थ कंडीशन को ना समझें। तो उनको समझाना भी, वो भी हमारा ही काम है शायद, कि हमारे हेल्थ इश्यूज क्या हैं। तो वो एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है। तो जहां तक घर को रेनोवेट करने की बात है, आप तो कंट्री को रेनोवेट कर रही हैं एक्सेसिबिलिटी लाकर। वो तो घर तो बहुत छोटी सी चीज है। तो इसी काम में आगे बढ़ते हुए आपने यूएन में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और मैंने सुना है कि आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिला था अपनी प्रेजेंटेशन पर। उसके बारे में प्लीज व्यूवर्स से शेयर कीजिए। ये मेरा वेरी फर्स्ट यूएन का एक रिप्रेजेंटेशन था इंडिया की तरफ से। और हम एक्सेसिबल टूरिज्म के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैंने दिल्ली हाट की सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन दी थी कि क्या था और क्या नहीं था। और उसको हमने कैसे उन गैप्स को एनालाइज किया, और कैसे हमने वो बैरियर्स को ब्रेक करके दिल्ली के आर्किटेक्ट को, प्रदीप सचदेवा जी को साथ में लिया, दिल्ली गवर्नमेंट को साथ में लिया। और उसके बाद पूरी दिल्ली हाट रेनोवेट कराई, और उसके बाद वो दिल्ली हाट एक एग्जाम्पल बन गई टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे हार्ट्स खुले हैं। या बिकॉज ये आर्टिशंस और जो कस्टमर्स है उनको एक इंटरफेस पे लाता है। सो या जब मैंने ये प्रेजेंट किया, मैं बहुत डरी हुई थी। और प्रेजेंट करते वक्त भी पैशन था, क्योंकि टूरिज्म के प्रति पैशन था। और ये जो फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट था दिल्ली हार्ट टूरिज्म का, इसके प्रति पैशन था। तो आई थिंक वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। और
इट्स अ वेरी ओल्ड स्टोरी। मतलब मैं अब जब याद कर रही हूँ तो 2002 की बात कर रही हूँ। तो 22 सालों में बहुत कुछ बदल गया। उस समय टूरिज्म के बारे में कोई बात नहीं करता था। तो आई थिंक वी वर द फर्स्ट वन इन इंडिया टू टॉक अबाउट कि हमारा एक्सेसिबिलिटी टूरिज्म में ध्यान रखना चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए। और सिर्फ लकड़ी के रैंप बना के काम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। तो वो चीजों को जब हमने रिप्रेजेंट किया, मैंने दिखाया, एक्सेसिबल टॉयलेट की बात करी, स्टॉल्स तक जाने का नजरिया देखा। और वहां पर एम्पी थिएटर था और बहुत सारे स्टॉल्स थे, इटरीज थी, ईटेबल्स मिलते थे पूरे ऑल ओवर कंट्री के, अलग अलग स्टेट्स के। तो वहां तक जब पहुंच करी तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ज्यादातर लोग सोचते कि ठीक है अंदर जाओ घूमो वापस आ जाओ, पर हर एक चीज को देखना, हर चीज को यूटिलाइज करना, यूज करना और उसको इंजॉय करना, वो राइट। एक मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर मैंने दिया। तो आई थिंक दैट वाज द रीजन कि एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला। वो तो ड्रीम कम ट्रू था। और 2003 में आपको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो क्या रोल मॉडल था, या कौन सी कैटेगरी में आपको नेशनल अवार्ड मिला? रोल मॉडल में ही मिला था। उस समय दिल्ली हार्ट और दिल्ली मेट्रो दोनों का काम चल रहा था। दिल्ली ओके। हार्ट वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड दिल्ली मेट्रो में हम एज एन एडवाइजर जुड़े थे। और दिल्ली मेट्रो फर्स्ट प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का टू बिगिन विद, कि हम्म। उसको पूरी तरह से सुगम्य बनाना था। हम्म। और उसमें कंडीशन थी कि जापान बैंक ने उसमें लोन दिया था गवर्नमेंट को, तो उसमें कंडीशन थी कि उसको सुगम्य बनाना है। और वो एक जो हमारी उसी समय हमारी वर्कशॉप हुई थी यूएन की तरफ से, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स ऑन नॉन हैंडीकैप एनवायरनमेंट। और वो जो इंसाइट्स थी, जो नॉलेज थी, जो मैं लेके आई वहां से, और बैंकॉक की मेट्रो को हमने देखा था, वहां टेस्टिंग के लिए लेके गए थे हमें, वो सब कुछ मैं ग्लोबल टू लोकल लाना चाहती थी। और हम्म। वो उस नजरिए से दिल्ली मेट्रो को देखा, और दिल्ली मेट्रो ने बहुत उसको वेलकम किया। और उस समय दो स्टेशंस बन रहे थे, सीलमपुर और वेलकम स्टेशन, उसको हम लोगों ने ऑडिट किया, अपनी फीडबैक दिया, उसमें ऑडिट रिपोर्ट दी। और उसके बाद उन्होंने हर चीज को, जितने भी कॉरिडोर्स उनके बने, जितनी भी नई लाइन्स आई, स्टेशन आई, उसमें उन्होंने ध्यान में रखा। सो रोल मॉडल मेरे ख्याल से इन दो चीजों के लिए, बैरियर एनवायरमेंट के लिए भी मिला, बट टू से ऑल्सो दैट हमने उस समय कोड्स पे भी काम करना शुरू किया, इंडियन स्टैंडर्ड्स, नेशनल स्टैंडर्ड्स पहली बार कंट्री में बने अभी तक, क्योंकि पहले के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, एडीए या डीडीए, उनको हमारी गवर्नमेंट देखती थी। तो पहली बार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को छोड़ के हमने नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए, जिसे इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स फॉलो कर पाए। और उसके लिए डॉक्टर कलाम से अवार्ड मिला था। एंड इट वाज आल्सो अ ड्रीम कम ट्रू कि या उनके द्वारा अवार्ड मिले। या तो 30 साल हो गए आपको इस एरिया में काम करते हुए। तो आपको प्रोग्रेस कैसे लग रही है, कि फास्ट है, स्लो है, अब ज्यादा चेंजेस आ चुकी हैं, या जितना सोचा था, जितना आपने सोचा था कि इतने साल में इतना काम हो जाएगा, नहीं हो पाया? तो क्या आपका, क्या उसमें नजरिया है आपका? एक देखा जाए तो थिंकिंग में बहुत बड़ा चेंज आया है, लोगों को समझ आने लगा है कि सुगम्यता क्या है। पहले जैसे ये होता था कि पहले लोग आश्चर्यचकित होते थे कि हम बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो लगता था एक लिमिट है कि आप, अच्छा ठीक है आप इतना कर लो तो ठीक है, इसे ना करो तो इसकी ज्यादा ख्वाहिश मत करो। पर अब वो थिंकिंग में चेंज है, सेंसिटाइजेशन आ गई है काफी लोगों में। और बाहर निकलते हैं अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मॉल्स में जाते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, या शॉपिंग के लिए जाते हैं या टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो वो आईब्रोज रेज नहीं होती है। तो एक ये बड़ा चेंज आया है, मेंटल चेंज आया है। और मेरे ख्याल से हमारा जो लॉ है, हमारे देश का कानून है, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। सुगम्य भारत अभियान जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हमने लॉन्च करवाया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के साथ, उसका बड़ा हाथ है। बट मेजोरिटी जो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। तो राइट। अगर हम देखते हैं कि होटल्स है, बिल्डिंग्स है, रेस्टोरेंट्स है, लाइब्रेरीज है, ऑडिटोरियम्स है, कोई भी पब्लिक बिल्डिंग है, अ, वो पूरी तरह से अभी भी एक्सेसिबल नहीं है। और ये सिर्फ व्हीलचेयर यूजर्स के लिए नहीं, मैं बात कर रही हूँ किस तरह की विकलांगताएं जो हमारे कानून में दी गई हैं। तो अगर ब्रेल में साइनेज चाहिए हमें, या लार्ज फॉन्ट में कलर कंट्रास्ट में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी चीजें अभी भी पूरी व्यवस्थित रूप में नहीं अवेलेबल है। हम्म। आई थिंक बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की और फंड्स की भी जरूरत है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि फंड्स की कोई अभी दिक्कत नहीं है, बट हम्म। आई थिंक इन दोनों के साथ साथ कि हम एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें, फंड्स करें, और सारे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं,
सिर्फ वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस या डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का नारा है, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, कोई भी डिपार्टमेंट है उनका इसमें योगदान होना चाहिए और इसको मैंडेटरी होना चाहिए। ये नहीं हो कि क्योंकि लॉ कहता है तो थोड़ा सा कर दिया टोकनिज्म के लिए, बल्कि ये होना चाहिए कि फुल फ्लेज एक्सेसिबिलिटी 100% दी जाए। और तीसरी चीज जो मैं कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि कैपेसिटी बिल्डिंग। तो नया एरिया है, नई सोच है, नए तरीके से हमें सुगम्यता को देखना है। सिर्फ विकलांग व्यक्तियों को फायदा नहीं होता इसमें, बुजुर्गों को फायदा होता है, बच्चों को फायदा होता है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मेडिकल हेल्थ कंडीशंस ऐसी हैं उनको फायदा होता है, जिनको टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है उनको फायदा होता है। तो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको सुगम्यता से फायदा होगा। तो अगर हम इस मैसेज को इस तरह से अगर हम प्रमोट करें कि इट्स नॉट ओनली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बट फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी, एंड अल्टीमेटली हम सब बूढ़े हो रहे हैं और एजिंग के साथ हमें कम दिखना, कम सुनना, बोलने में, चलने में, सब चीज में दिक्कत आएगी। तो सबके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट है ये। तो ये मैसेज जो है वो क्लियर नहीं हुआ है शायद अभी तक। और दूसरी चीज है एक भागीदारी, जो पार्टनरशिप, हर एक व्यक्ति की पार्टनरशिप इम्पोर्टेंट है। तो ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम है इसको करना, बल्कि इंडिविजुअल्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबको पार्टनरशिप करनी है। चाहे वो बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशन है, सबको मिलके आगे आना है, बिकॉज ये अल्टीमेटली सबके लिए है, सिर्फ या पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए नहीं है। इवन प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर है, मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, हर जगह। तो जैसे आप एक बार एक्सेसिबिलिटी ऑडिट कर लेती हैं या कोई बिल्डिंग फाइनली आपने अप्रूव कर दी कि एक्सेसिबल हो गई, तो क्या कुछ सालों बाद दोबारा से उसको देखा जाता है कि इसमें अब कुछ टूट फूट हो गई है या कुछ चेंजेस की जरूरत है? तो कुछ ऐसा भी होता है या जरूरत होती है? एब्सोल्युटली होती है। एक्सेसिबिलिटी इज अ कंटिन्यूअम प्रोसेस, ये पूरा एक डायनेमिक है, कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होता। आज हमने किसी बिल्डिंग को या किसी व्हीकल को या कोई किसी स्टेशन को सुगम्य बना दिया, डेफिनेटली उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जरूरत होगी, उसमें पेयर रिव्यू की जरूरत होगी, फीडबैक की जरूरत होगी, क्योंकि जो मेरे लिए सुगम्य है शायद वो किसी और के लिए ना हो। और हम्म, दो व्हीलचेयर यूजर्स भी इक्वल तरीके से नहीं यूज करते हैं एक फैसिलिटी को। इसी तरह से कोई दो ब्लाइंड व्यक्ति भी एक तरीके से नहीं यूज करते, सबका अलग अलग इंडिविजुअल एक तरीका होता है। तो एक फीडबैक लेना डेफिनेटली जरूरत होती है। और इसमें जैसे मैंने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो वर्ड यूज किया था, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसमें डालें कि रेगुलर चेकअप्स हो, ऑडिट्स हो, थर्ड पार्टी ऑडिट्स हो, और जो वहां की क्लाइंट्स है या वहां का एम्प्लॉय है विद डिसेबिलिटी या कोई भी व्यक्ति विजिटर है विद डिसेबिलिटी या कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, वो अपना फीडबैक दे सके और हम्म, उस फीडबैक के ऊपर काम भी हो सके। सिर्फ ये नहीं कि एक सजेशन बॉक्स में या कंप्लेंट बॉक्स में एक चिट्ठी डाल दी तो वहां खत्म हो गया। एक ग्रुप बना हो या एक कोई उसमें वहां एजेंसी हो या कोई व्यक्ति हो जिसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हो कि वो देखे कि क्या फीडबैक आया है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सके। सो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमेशा चालू रहना चाहिए। और एक्सेसिबिलिटी कभी भी 100% कभी किसी के लिए नहीं होती है। जब आप रेट्रोफिट करते हैं हम्म, नई बिल्डिंग्स में फिर भी पूरी तरह से डाला जा सकता है, पर पुरानी बिल्डिंग्स, पुरानी साइट्स में 100% एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती है। तो कई बार असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ सकती है, अडेप्टिव डिजाइन की जरूरत पड़ सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ सकती है कि आपने जो डिजाइन बनाया उसी को फ्लेक्सिबल बनाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हमने एक्सेसिबल वॉशरूम बनाया, उस पर स्लाइडिंग डोर लगा दिया, कुछ हम्म, समय बाद मेंटेनेंस की वजह से वो डस्ट एंड रस्ट से वो अटक गया। तो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए पूरा जोर लगा के उस स्लाइडिंग डोर को खींचना मुश्किल हो सकता है। देन हम्म, व्हाट वी डू? तो आप उसको बताएं कि ये खुल नहीं रहा है और वहाँ हाउसकीपिंग या मैनेजमेंट जो है उस बिल्डिंग का उसको बताएं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उस फीडबैक को लाएं। कई बार हम लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं, हम सोचते हैं चलो छोड़ो ये यूज हो गया, अब देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होता, जो होता है वो आज ही होता है। तो ये मैं हमेशा मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी पर्सनली इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है to tell the all the public and the private owners, एंड ऑल्सो टू सी दैट आप उसको पॉजिटिव तरीके से कहिए, लड़ाई झगड़ा करके ना कहें, उंगली उठा के ना कहें, क्योंकि उन्होंने आपको कोई एक सुविधा दी है और वो सुविधा डेफिनेटली अगर काम नहीं कर रही है तो उनको बताएं और उनसे ये कोशिश करें कि आप उनके साथ पार्टनरशिप करें, साझा करें बात को और ठीक से बोले, लड़ाई झगड़ा ना करें।
ये मैसेज जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये हम सब इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिपोर्ट। तो जैसे कि आपने अभी जब ये सब कर लिया, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो गया, आपकी एक पोजीशन है, दुनिया आपको जानती है, तो अभी रिसेंटली आपने पीएचडी करी, क्वाइट रिसेंटली। तो ऐसा क्या मन में आया, क्या जरूरत थी वो करने की? पीएचडी करने का बहुत टाइम से मन था, बट वही था कि कभी काम और कभी अ, किसी भी चीजों में लग के नहीं हो पाया। पर कोविड के टाइम वो मेरे को मौका मिला, क्योंकि मैं कोविड के पहले एम्स्टर्डम गई थी, नीदरलैंड्स गई थी। और वहां मुझे एक मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान एक प्रोफेसर मिली, और उन्होंने मुझे कहा कि ये आप डिसेबिलिटी राइट्स को ह्यूमन राइट्स से कनेक्ट करते हुए आप थीसिस करिए। सो अल्टीमेटली वो दिमाग में बात रही, और कोविड के टाइम वो हो गया, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेसेस काफी हो गए थे, और एजुकेशन के लिए बढ़ावा था ऑनलाइन। सो आई कुड डू इट, एंड इट इज वन ऑफ द थिंग्स विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। बिकॉज मैं हमेशा ये चाहती थी कि मैं दुनिया तक ये बात पहुंचाऊं कि इट्स नॉट गेटिंग अ पीएचडी डिग्री, बट ऑल्सो गिविंग दिस मैसेज वेरी क्लियर कि डिसेबिलिटी राइट्स जो है वो ह्यूमन राइट्स है। तो मेरा वो सब्जेक्ट ही वही था, पर एक्सेसिबिलिटी को मैंने एज ए ह्यूमन राइट चूज किया था। अच्छा, दैट इज वंडरफुल। तो आपने उस क्राइसिस में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली अपने लिए, कोविड टाइम्स में। वंडरफुल। तो आप अभी रिसेंटली लद्दाख होकर आई हैं, मैंने आपकी बहुत सारी फोटोग्राफ्स देखी हैं, और देख के एक एनवियस भी हुई हूँ कि कितनी हिम्मत है, आप कहाँ कहाँ घूम आती हैं। और वो जो आप एक एटीवी, एक व्हीकल पे बैठी थी बहुत बड़े वाले पे, उसमें बैठने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। तो अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए। लद्दाख वॉज ऑन माई बकेट लिस्ट फॉर मेनी ईयर्स, मेनी मेनी ईयर्स। एंड हमेशा ये होता है कि उसकी टेरेन, उसका जो वहाँ का जो एरिया है, जो वहाँ की वेदर है, उसकी वजह से मैं कई बार सोचती थी, लेकिन फिर मैं सोचती थी कि नहीं, अभी नहीं, अगले साल करेंगे। बट आई रिसेंटली कंप्लीटेड 55 ईयर्स, एंड इट वॉज माई बर्थडे, एंड आई वॉन्टेड टू सेलिब्रेट कि मैं वहां जाके करूँ। तो मैंने कहा अब अगर और ज्यादा बुढ़े हो गए तो जाने में दिक्कत होगी, तो लेट्स डू इट। एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के कल्चर को समझना, और वहाँ के टेरेन और वेदर में रहना, सरवाइव करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और मेरा मेरी विजिट थी वो सिर्फ ये नहीं थी कि मैं घूमूं फिरूं, बट वहाँ के पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मिलना, उनको समझना, और उनके साथ सुगम्यता पे हम कैसे काम कर सकते हैं आगे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहा। एटीवी जो आपने बताया, दैट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आई कैन स्टिल स्माइल, बिकॉज उसमें एक तो बहुत ऊंचाई थी व्हीलचेयर से, तो ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल था। और वो जो चलती है तो वो सैंड ड्यून्स के ऊपर, नुब्रा वैली के हुंडा जिले में पूरा सैंड ड्यून्स के ऊपर चलती है, तो पकड़ने का कुछ ऐसा सच नहीं था कि क्या पकड़ेंगे। एंड आई डोंट हैव अ वेरी गुड बॉडी बैलेंस। तो जब मेरे कुलीग ने मुझे बिठा तो दिया, उसके बाद मुझे लगा मैं पकड़ूं क्या। बट टू माई सरप्राइज, एक वो जो एटीवी का व्यक्ति जो था वो साथ में आया, वो कहता है मैं साथ में रहूंगा। एक तो वो एरिया गाइड कर रहे थे कि कहाँ कहाँ लेके जाना है, और दूसरा मुझे उसके बैठने से भी सपोर्ट मिला, मतलब एक मेंटल सपोर्ट मिला। और पीछे उसमें सीट थी, बैक रेस्ट था, तो इट वाज वेरी इंजॉयबल। एंड जब हम उसको लेके गए, और हम अकेले बिल्कुल नदी के पास, पहाड़ों के पास, और पूरा बैरन एंड सैंड ड्यून से भरा हुआ एरिया, तो आधे घंटे की वो जो राइड थी वो एक मेमोरेबल एंड प्लेजेंट राइड रही। दैट इज गुड, दैट इज गुड। तो आपने कितनी जगह, बहुत जगह जा चुकी हैं डिफरेंट कंट्रीज में, इंडिया ऑलमोस्ट पूरा घूमा हुआ है। तो कौन सी जगह आपको, कौन सी कंट्री आपको बहुत एक्सेसिबल लगी, या कहाँ पर वर्स्ट एक्सेसिबिलिटी थी जहाँ काम करने की जरूरत है? या दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज यूजली लोगों को ये होता है कि जैसे हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो इंडिया से ज्यादा सुगम्यता मिलेगी, पर ऐसा सिनेरियो नहीं है। बिकॉज मैंने 37 कंट्रीज में ट्रैवल किया है, और उनमें सबसे ज्यादा सुगम्य मुझे स्विट्जरलैंड लगा, ओके। जहाँ पर मतलब छोटी छोटी चीजें सुगम्य लगी। इवन कि अगर हम लोग कंट्री साइड पे भी गए, और वहां पर मैं सबसे ऊंचा जो मुझे याद है, जिनीवा से सबसे ऊपर जाके एक विस्पल करके जगह है, वहां उन्होंने एक ट्रॉली बनाई हुई थी विच वाज अ रोपवे, और उस रोपवे ट्रॉली के अंदर जाने के लिए भी रैंप दिया हुआ था।
विच ओके। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, क्योंकि वो एक तो बहुत कम लोग थे वहां, 3-4 लोग हमें मिले एज अ टूरिस्ट। और हम लोग जब वहां गए तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरी व्हीलचेयर को वो लिफ्ट करके रोपवे में डालेंगे जैसे यूजुअली होता है सीन। बट इट वाज वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। उसमें रैम्प था और वो विस्पिन के हम पूरा, जहाँ पर इग्लूज वगैरह थे और बहुत सारे इलामाज, वो सब देख के आए बाहर। पूरे पहाड़ जो थे वो बर्फ से ढके हुए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। टू टेक वन मोर एग्जाम्पल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जापान इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेसिबल कंट्री। ओके। पूरे जापान में आप जैसे ही किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करें, हम्म। कनेक्टिविटी, सीमलेस जर्नी, ट्रिप चेन एक्सेसिबिलिटी, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है, कम पड़ जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स एडजेक्टिव्स इनफैक्ट की कितने सारी वहां पर सुगमताएं हैं। रेलवे स्टेशन पे, रेलवेज के अंदर, मेट्रो के अंदर, बसेस के अंदर। और सबसे बढ़िया बात जो वहां लगी, वहां लोगों के अंदर वो कल्चर है, एक्सेसिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं हमामात्सु करके एक बहुत छोटे से शहर में, इंडस्ट्रियल टाउन था, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां गई थी। तो वहां पर सुबह 6:30 बजे उठ के मैं अपनी व्हीलचेयर लेके चल पड़ी, क्योंकि पूरा जो वो था डिस्ट्रिक्ट पूरा सुगम में था। एंड मैं एक क्रॉसिंग रोड पे पहुंची और वहां पर मैंने देखा एक ट्रक आ रहा था। और मैंने कहा, जैसे कि हम लोग यूजली करते हैं, ट्रक को कहते हैं भैया पहले आप निकल जाओ फिर मैं निकल जाऊंगी। मैंने उसको इशारा किया, आप निकल जाओ। वो खड़ा हो गया और उसने कहा कि नहीं पहले आप निकलो, इशारा, हम सब दोनों इशारे जेस्चर्स में बात करते थे। उसने कहा आप निकलो। मैंने कहा नहीं, मेरी स्पीड बहुत स्लो है, मुझे व्हीलचेयर चलाने में टाइम लगेगा। उसने फिर कहा आप निकल जाओ। मैंने फिर ना किया। तो थर्ड टाइम उसने क्या किया, अपनी गर्दन के पास हाथ ले जाके कहा कि अगर मैं निकल गया तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी। सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन, एंड ही या। स्माइल्ड एंड आई स्माइल्ड। एंड अल्टीमेटली मैं फिर धीरे धीरे करके अपनी व्हीलचेयर को आगे बढ़ाती हुई मैं गई। द गुड थिंग आई फाउंड वहां पर कि उन्होंने फुटपाथ और रोड के बीच में सिर्फ एक टेक्सचरल डिफरेंस दिए रखा है। जो ओके। फुटपाथ है वो हाई नहीं था। अगर हाई होता तो फिर मुझे कर्ब रैंप पे से जाने के लिए शायद जरूरत पड़ती, क्योंकि मेरी बहुत मस्कुलर पावर नहीं है, हाथ में स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं अपने आप को नेविगेट कर पाऊं। बट द बेस्ट पॉइंट वाज कि बिकॉज ऑफ जस्ट द टेक्सचरल डिफरेंस, कि ये रोड का एरिया है और ये फुटपाथ पैदल जाने वाले लोगों का एरिया है, वो माइंडसेट, वो कल्चर दिखाता है, कितना बढ़िया था। और या। ये एग्जाम्पल मैं हमेशा जब इंडिया में अपने रोड्स को क्रॉस करती हूँ तो मैं याद रखती हूँ कि वो व्यक्ति कहता है कि मेरा गला काट दिया जाएगा, और मुझे यहाँ लगता है कि मेरा खुद का गला कट जाएगा अगर मैं आगे बढ़ गई तो। यहाँ तो ट्रक इट्स ड्राइवर सब डरते हैं ट्रक से। कोई कोई मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स भी नहीं रुकते हैं। सो हम्म। दैट वाज अ मैसेज। एंड अगर कोई कंट्री एक्सेसिबल नहीं है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि जैसे हमने फेस किया, बांग्लादेश, नेपाल सुगम में नहीं है। इनफैक्ट श्रीलंका में एक्सेसिबिलिटी मिली। इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री। एंड श्रीलंका में काफी उन्होंने मैनहोल तक फ्लश करके बनाए हुए थे, उसके ऊपर टैग पेपर लगाई हुई थी। तो मैंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स ली कि इंडिया में ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। एंड छोटी। दे हैव एक्सेसिबल व्हीकल्स। हाँ, उनके पास व्हीलचेयर एक्सेसिबल व्हीकल्स हैं जो आपको स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे ही आप बुक कर सकते हैं। और वो आपको पूरी मतलब जहां भी आप घूमने जाएं, जो भी आप होटल्स वगैरह के लिए ट्रांसफर्स करें, अवेलेबल है। दिस इज समथिंग विच आई रियली मिस इन इंडिया, कि यहाँ पर एक अभी तक पूरे भारतवर्ष में इंक्लूडिंग दिल्ली एक भी व्हीलचेयर एक्सेसिबल कैब नहीं है। नहीं। आज अगर मैं चाहूँ कि अपनी व्हीलचेयर के साथ बैठ जाऊं और वो कैब सर्विस अवेलेबल हो, वो नहीं है। कुछ एक सिटीज में शुरुआत हुई, बॉम्बे में हुई, या बैंगलोर में हुई, गोवा में। गोवा में हुई, कोयम्बटूर में हुई। पर ये एनजीओज हैं या सिविल सोसाइटीज हैं जो अपना एक इनिशिएटिव लेके चला रही हैं। गवर्नमेंट की तरफ से या सर्विस प्रोवाइडर्स की तरफ से ऐसा कुछ नहीं आया। सो मेरा मैसेज ये भी बहुत है इम्पोर्टेंट कि हमें ऑन द कॉल गाड़ियों की जरूरत होती है, जिसे हम जैसे मैंने कनाडा में यूज किया था, कॉलर राइड कहते हैं। आप फोन करें, आप बुकिंग करें या ऐप के थ्रू बुकिंग करें, और वो गाड़ी आपके लिए उस टाइम पे पहुंच जाएगी। फिर आप कहीं भी जाए, चाहे आपको आपको रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज करनी है, घूमने जाना है, मूवी देखनी है, कुछ भी करना है, वो ड्रॉप एंड पिक का उनका पूरा सिस्टम है। वो या। चीज हमें चाहिए यहाँ पर। और हाँ। ये हमारे बुजुर्गों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत लैकिंग सर्विसेज हैं ऐसे वाली। और इवन कैपिटल सिटी में ये फैसिलिटी नहीं होना इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। एब्सोल्युटली, आई टोटली अग्री कि अगर दिल्ली में नहीं है तो बाकी 6 शहरों में कैसे फॉलो अप होगा। और आई थिंक इसके लिए बहुत मेजर स्टेक होल्डर्स या बहुत मेजर रॉकेट साइंस डिजाइन की जरूरत नहीं है।
सिंपल व्हीकल्स हैं जो हमने अपने खुद के व्हीकल्स को अडॉप्ट किया हुआ है, उसी तरह के व्हीकल्स अगर 10-12 से शुरुआत करके और कोई एजेंसी लेती है तो आई थिंक इट्स अ बिग मार्केट एंड इट्स अ गुड कमर्शियल वैल्यू फॉर देम। हम्म प्रॉफिट है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है। ठीक है। तो अंजलि, अभी कुछ आपका कोई रीसेंट प्रोजेक्ट कोई नया आने वाला है या चल रहा है, तो जाते जाते उसके बारे में बता जाइए। या सो टू इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स, एक तो हमारा कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है जो बैंगलोर में है, एंड इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कि हम 5.1 किलोमीटर एरिया को पूरी तरह एक्सेसिबल बना रहे हैं। इट्स अ स्ट्रीटस्केप प्रोजेक्ट। तो उसमें बिल्डिंग के अंदर का नहीं है, बिल्डिंग के बाहर का है, बहुत ही ट्रैफिक वाला जोन है। तो उसको पूरी तरह से एक्सेसिबल बनाना, उसमें मतलब फुट ओवर ब्रिज भी है, हमारे फुटपाथ्स भी हैं, पेडेस्ट्रियन जोन भी है, पार्किंग्स भी है। तो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट आई इट्स रियली क्लोज टू माय हार्ट प्रोजेक्ट, एंड मेरी पूरी टीम उसमें लगी हुई है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना सकें। एक दूसरा जो है वो हमारा चल रहा है नवी मुंबई का एयरपोर्ट, जो नया आ रहा है उसका प्रोजेक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी द वर्ल्ड वर्ल्ड क्लास एक्सेसिबल एयरपोर्ट। तो उसमें हम बहुत सारी चीजें डाल रहे हैं, जस्ट नॉट accessibility of the infrastructure, but also of the information, communication, ICT, and also apps, etc. तो वो एक नया चीज आ रही है। दैट्स वंडरफुल एंड ऑल द बेस्ट फॉर दैट। तो हम थैंक यू जरूर सो देखेंगे, वी विल विटनेस दैट। एंड थैंक यू सो मच अंजलि फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच आभा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम श्योर कि आपका और मेरा जज्बा अगर हम मिला दें तो 1:1 11 हो जाएगा, एंड आई एम श्योर वी कैन रॉक द वर्ल्ड। थैंक यू या, सो मच। थैंक यू। बाय बाय।